हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूलिंग फ्रॉम होम। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे और ऐसे ही अपना ख्याल रखते हुए हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 9th का। तो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज मैटर। जो चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इसमें मैटर क्या है? तो मैटर को डिफाइन ऐसे करते हैं कि कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब कोई स्पेस घेरे और उसके पास मास हो, वजन हो, तो उसे हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, अब मान लो आपके पास कोई, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये लैपटॉप है, ये एक मैटर है क्योंकि ये कुछ स्पेस ले रहा है और इसके पास मास भी है। आप खुद एक मैटर हो, मैं एक मैटर हूँ, है कि नहीं? बुक्स हैं हमारे, पेन है, हर कुछ सब मैटर है क्योंकि सब कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और मास है सबके पास। अब मान लो आपके पास एक खाली रूम है, कोई सामान नहीं है उसके अंदर, तो उसके अंदर कोई मैटर है कि नहीं है? वहां मैटर है। रूम खाली है पर रूम के अंदर हवा तो है और हवा भी मैटर है। अब एयर मैटर कैसे है? तो हवा को आप जितना फैलाओ उतना फैलेगा, है ना? अब बलून के अंदर हवा भरते हैं तो बलून क्या होता है? फैलता है, मतलब एयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और एयर के पास मास भी होता है, तो ये हमारा मैटर है। अब कोई भी जो मैटर है वो छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बने हैं। एक हमें पता है कि कोई भी चीज हमारे सामने है वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है ना? तो ये जो हमारे छोटे पार्टिकल्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसके मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या है कि ये जो पार्टिकल है ये बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ज्यादा छोटे होंगे। एटम्स बहुत छोटे होते हैं, है ना? अब हमारे सामने कोई भी चीज है वो बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है, ट्रिलियंस, उससे भी ज्यादा। तो ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं ये सारे पार्टिकल्स, ठीक है? दूसरी चीज इसमें है कि ये जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना है कोई भी, उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है? खाली जगह होती है उनके बीच में, स्पेसिंग होती है बहुत सारी। थर्ड है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और फोर्थ है कि ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसको और अच्छे से समझते हैं आगे। पहली चीज जो मैंने बताई कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इसके लिए आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम पोटेशियम परमैंगनेट ले लें और थोड़ा सा, और उसे हम 100 ml वाटर में मिला दें, जैसा हमने इस पिक्चर में देखा। हमने पानी लिया, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया। अब ये कलर चेंज कर लेगा, ठीक है? मजेंटा कलर का हो जाता है ना। अब इससे हमने क्या किया कि हम 10 ml पानी निकालेंगे और हम फिर साफ पानी में उस 10 ml को डालेंगे, तो हम फिर से देखेंगे कि ये जो साफ पानी था इसमें वापस से ये कलर आ गया 10 ml डालने पे। और फिर अब ये जो फेड हो चुका है कलर, अब इसका 10 ml हम फिर से साफ पानी में डालेंगे, फिर देखेंगे कलर अभी भी आ रहा है ना? थोड़ा हल्का हुआ है पर कलर अभी भी आ रहा है। फिर उसके बाद फिर सेम यही करेंगे एक्टिविटी चौथे बार, तो देखेंगे और बहुत थोड़ा सा कलर आया पर आया जरूर है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये इतने छोटे हैं कि हम जब 100 ml से 10 ml भी निकाल रहे हैं और फिर साफ पानी में डाल रहे हैं, तो वहां पे इतने ढेर सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं अपने प्रॉपर्टीज के साथ, अपने कलर के प्रॉपर्टी के साथ, और उस पानी को भी कलरफुल बना रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो आप इसको जितनी बार ऐसे ट्रांसफर करते जाओगे उतनी बार ये कलर फेड होगा, एकदम से खत्म नहीं होगा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है, कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा।
नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आप पानी में चीनी मिलाते हैं, शरबत तो सब पीते हैं, पानी में हम चीनी मिलाते हैं या फिर नमक मिलाते हैं, तो वो चीनी या नमक घुलता कैसे है? तो उसके लिए है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पानी है उसके ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनमें स्पेसिंग होती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है स्पेसिंग है इनके बीच में। तो जब भी हम कोई चीज ऊपर से ऐड करते हैं ना, तो वो इस स्पेस में आके एडजस्ट हो जाती है। वो चीनी हो या फिर नमक हो, वो उस पानी के पार्टिकल के स्पेस में जाके एडजस्ट हो जाती है। ओके, तो इससे ये पता चल रहा है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि उसमें कुछ भी हम मिलाते हैं तो वो घुल जाता है। इससे ये चीज पता चली हमें। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना है, वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, वो अट्रैक्ट करती है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास कोई भी सामान है, मान लो आपकी बुक है, वो बुक कैसे रही है? कोई तो चीज होगी, कोई तो फोर्स होगा जो उस बुक के सारे पार्टिकल को बांधे रख रही है, नहीं तो फिर तो सारे इधर उधर उड़ के चले जाएं। अगर कोई फोर्स ही नहीं है तो ना, कोई भी चीज क्यों ही है वहां पे? एक यूनिट की तरह हमें कैसे दिख पा रही है, एक सिंगल सब्सटेंस की तरह। तो जो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, जैसे बुक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल अलग अलग नहीं हो रहे और एक साथ मिलके वहां पे और एक किताब तैयार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? लाइक हमारा एक पेन है, ठीक है, वो पेन हम कैसे पकड़ पा रहे हैं, वो पेन बना कैसे है? तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक साथ टिके हुए हैं। थर्ड ये था। एंड फोर्थ है कि दिस पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है, कांस्टेंट मूवमेंट होती रहती है उसमें। तो इसको कैसे हम पता कर सकते हैं कि मान लो आप घर के एक कोने में इंसेंस स्टिक जलाते हैं, अगर बत्ती जलाते हैं, पर वो दूसरे रूम तक उसकी स्मेल आती है कि नहीं? या फिर मम्मी किचन में कुछ खाना बना रही है, उसकी स्मेल आपके रूम तक आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वहां से हमारा पार्टिकल जो है, ठीक है, स्मेल जो हमारी है, वो एयर में मिलके और घुलते हुए एयर में मूवमेंट के साथ वो हमारे रूम तक पहुंच गई। वो कांस्टेंट मोशन। तो अगर बत्ती के जो फ्यूम्स हैं, ठीक है, वो भी पार्टिकल से मिलके बने होंगे, तो वो पार्टिकल मूवमेंट करते हुए, मूव करते हुए और हवा के साथ हम तक पहुंच जाती है। या फिर एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल, कि आप ग्लास में पानी ले लो और साइड में, उस पानी में एकदम साइड में एक बूंद इंक गिरा दो, या फिर कुछ भी हल्का सा नील गिरा दो, कोई भी कलर गिरा दो, तो वो क्या होता है कि वो आपको घुलता हुआ दिखता है इस तरीके से। ये कैसे घुल रहा है? हमने तो कुछ किया नहीं, है ना, हमने इस पर स्टिर भी नहीं किया इसे कि ये घुल रहा हो। तो इससे यही पता चल रहा है कि यहाँ पार्टिकल्स मूवमेंट में है, तभी तो हमने एक जगह ये इंक गिराई और ये घुलते 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 और दूसरे एंड पे पहुंच गई। ठीक, फोर्थ ये था हमारा। अब है ये जो मैटर है, इनके स्टेट्स, ये किस किस रूप में मिलेंगे हमें, ये जो मैटर होंगे। तो मेनली हमें 3 के बारे में पढ़ना है, 2 इसमें एक्स्ट्रा है, वो पढ़ने का मन हो तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। एनसीईआरटी में वो दोनों चीजें नहीं है, पर ऐसे नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं उसे। तो ये 5 कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 होते हैं मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। तो पहला जो है वो सॉलिड है। सॉलिड के एग्जांपल्स क्या हुए? हमारी किताब हुई, पेन हुई, लैपटॉप हुआ, बेंच, डेस्क, रूम, ये सारे सॉलिड हैं। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है कि सॉलिड के पास फिक्स्ड मास होता है। दूसरा है वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। और वॉल्यूम से आप क्या समझते हैं कि किसी भी चीज की कितनी कैपेसिटी है। लाइक आपका रूम है, खाली रूम है, तो उस रूम में कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोगों भर
उस रूम में कैपेसिटी है कितने लोगों को रखने के लिए, ठीक है। लाइक आपके पास कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में आप कितना सामान रख सकते हैं, उस बॉक्स की कितनी कैपेसिटी है, वो उसका वॉल्यूम हुआ। मैथ्स में हम वॉल्यूम निकालते हैं। किसी आपके पास कोई रूम है, रेक्टेंगुलर रूम है, तो उसमें हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालते हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से किसी भी चीज़ के, ठीक है, अगर वो रेक्टेंगुलर है तो पता चलता है हमें कि उसके बीच, उसके अंदर कितनी स्पेसिंग है, कितना उसका वॉल्यूम है, कितना सामान वो रख सकता है अपने अंदर। जिसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा, है ना। इसे ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो आपके पास टंकी है, पानी की टंकी है, तो एक की ऊंचाई कम है, एक की ज़्यादा है, ज़्यादा ऊंचाई वाले में ज़्यादा पानी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया, ऊंचाई बढ़ी है तो, है ना, कैपेसिटी उसकी बढ़ गई। फिर सॉलिड में आते हैं। सॉलिड के पास फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड वॉल्यूम है और फिक्स्ड शेप है। सॉलिड अपना शेप नहीं चेंज करता। आपकी जो बुक है वो ऐसे ही दिखेगी जैसे है अभी, फ्लैट और रेक्टेंगुलर, वो सर्कल नहीं बन जाएगी अपने आप, ठीक है, शेप उसका फिक्स्ड है। फिर दूसरी उसमें क्या है कि हमने अभी जब पढ़ा था कि पार्टिकल के बीच में स्पेसिंग होती है, तो इन केस ऑफ सॉलिड ये जो स्पेसिंग है दो पार्टिकल के बीच की, ये सबसे कम होती है, ठीक है, इसमें स्पेसिंग सबसे कम होती है, फिर उससे ज़्यादा लिक्विड में होती है, फिर उससे ज़्यादा गैस में होती है। तीसरी है इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को आप जब दबाओगे तो वो दबता नहीं है, वो इनकम्प्रेसिबल है। फिर हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। तो यहाँ पे डेंसिटी का क्या मतलब है? डेंसिटी को हम हिंदी में घनत्व कहते हैं, है ना, कि कोई भी चीज़ कितनी घनी है वो उसकी डेंसिटी हुई। जितना घना है उतना ज़्यादा डेंस कहते हैं उसको। लाइक एक पेड़ है उसमें बहुत सारे पत्ते हैं और एक पेड़ है उसमें कम पत्ते हैं, तो ज़्यादा पत्ते वाले की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, है ना, तो डेंसिटी ये हो गई। या फिर आपके पास रूम है, आपने दो इक्वल वॉल्यूम के रूम ले लिए। एक रूम में 10 लोगों को रख दिया, एक रूम में 2 लोगों को रख दिया, तो जहाँ 10 लोग हैं वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो गई, वॉल्यूम उतना ही है और आपने मास बढ़ा दिया है वहाँ पे, ठीक। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैं उससे रेफरेंस लेके बता रही हूँ कि हमने सेम वॉल्यूम का 2 रूम लिया और उसमें एक में 10 लोगों को रखा, दूसरे में 2 लोगों को रखा, तो 10 लोगों वाले में क्या हो रहा है, मास बढ़ गया, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों में सेम है तो मास जिसमें ज़्यादा है डेंसिटी उसकी ज़्यादा हो गई, ओके। तो इस तरीके से डेंसिटी को समझ रहे हैं। फिर है इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। जो पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो बहुत नज़दीक नज़दीक रहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, स्पेसिंग कम है और अट्रैक्शन ज़्यादा है तो पास में ही रहेंगे, ठीक है। ये सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। नाउ लिक्विड। तो लिक्विड के पास देखो भाई, लिक्विड के पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। आप ग्लास में रखोगे लिक्विड को तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, कटोरी में रखोगे तो कटोरी का शेप ले लेगा, जैसा कंटेनर वैसी उसकी शेप हो जाएगी, ठीक है, चेंज होते जाएगी। पर लिक्विड का वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है लिक्विड का। एंड मास भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब लिक्विड के पास शेप जो है वो फिक्स नहीं है, पर वॉल्यूम और मास जो है वो फिक्स्ड है, ओके। फिर सेकेंड है इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर देन सॉलिड। मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। सबसे कम सॉलिड में होती है, फिर उससे ज़्यादा लिक्विड में, उससे ज़्यादा गैस में। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। नाउ थर्ड, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। सॉलिड जैसे था बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है, थोड़ा होगा, बिल्कुल थोड़ा होगा ये कंप्रेस,
तो इसे हमने बोला ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज। डेंसिटी जो इसकी है वो सॉलिड से कम है और ये दूसरे सामान के साथ मिल सकती है। लाइक सॉलिड है, आपने दो छोटे छोटे बॉक्सेस ले लिए, सिक्का ले लिया, ठीक है, कॉइन ले लिया। कॉइन को आप क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे तो एक दूसरे में मिलेगी तो नहीं, मिलेगी नहीं ना। वो तो अभी भी 1 रुपए की आप अलग रख सकते हो, 2 रुपए की अलग रख सकते हो, तो वो तो नहीं मिल रही है एक दूसरे में। पर जब हम लिक्विड में जा रहे हैं तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम है, और अगर आप दो अलग अलग लिक्विड को मिलाएं तो कुछ हद तक वो मिल जाती है, ठीक है। अब मान लो अल्कोहल है और वाटर है, इसको मिलाया हमने, ये मिल जाएगा। तो वहीं अगर हम ऑयल और वाटर की बात करें तो वहाँ डेंसिटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब तेल और पानी नहीं मिल सकते हैं, पर अब दूध और पानी या अल्कोहल और पानी मिलाएं तो वो मिल जाता है आराम से, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। इसमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा। फिर है, और सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा। इसका एक और एग्जांपल है कि इसी वजह से पानी जो है वो फ्लो कर सकता है, पर सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। पानी को आपने रखा, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होके चला जाता है, सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसका रीजन यही है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड, तो इसमें स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़े दूर दूर होते हैं इसके पार्टिकल। थर्ड है गैस। तो गैस के पास ना तो फिक्स्ड शेप होगा ना फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, ओके। जैसे हमारे पास लिक्विड में था कि गैस, तो गैस के पास ना तो फिक्स्ड शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है। जैसे लिक्विड के पास था कि सिर्फ फिक्स्ड शेप नहीं है पर वॉल्यूम और मास फिक्स्ड है, पर इसके पास कुछ भी फिक्स नहीं होता गैस के पास, ओके। इसका कोई शेप नहीं है, आप इसको बलून में डालेंगे बलून के शेप का हो जाएगा, कहीं और इसे भरो फिल करो तो उसके शेप का हो गया। इसके पास कोई वॉल्यूम नहीं है, और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल होता है, आप इसे जितना दबाएंगे उतना दबेगा। लाइक आपने बलून में हवा भर दिया, उसके बाद बलून को दबाते हैं तो वो आप जिस शेप में दबाना चाहे वैसे दबता है, मतलब गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। डेंसिटी सबसे कम होगी इसकी और बहुत आसानी से डिफ्यूज होगा। लाइक मैंने एग्जांपल दिया था कि हम अगरबत्ती एक जगह जला रहे हैं, इंसेंस स्टिक जलाते हैं, तो उसका जो फ्यूम है वो दूसरे कमरे तक भी उसकी स्मेल आ जाती है। तो वहाँ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत फास्ट है कि वो जो फ्यूम्स उड़े वो तुरंत हवा में मिले, तुरंत डिफ्यूज हुआ। डिफ्यूजन क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। दो तरीके के सब्सटेंस है और उनके जो पार्टिकल हैं वो जब एक दूसरे में मिलते हैं तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। फिर है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है इसमें गैस में, ओके। जो इसके पार्टिकल है वो बिल्कुल फोर्स नहीं लगाते हैं, सबसे कम फोर्स लगाते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो फ्री होते हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो वो आराम से फ्लो करते हैं। तो यहाँ हमने क्या समझा, एक चीज़ इसमें कि लिक्विड और गैस जो है वो फ्लो कर सकते हैं और सॉलिड नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आपका आता है कि आपको डिफरेंस बताना होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है लाइन से यहाँ पे नोट डाउन है ना, आप इसी ऐसे नोट कर दो, जितने पूछे जाए, 3 पूछे जाए, 4 पूछे जाए, 5 पूछे जाए, वैसे ही नोट कर दो 3 कॉलम बना के, फिर वो हो जाता है उसका डिफरेंस। चौथा है प्लाज्मा। प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस होता है, ठीक है, ये एक फॉर्म है आयोनाइज्ड गैस का, और इसका शेप इनडेफिनिट होता है और वॉल्यूम भी इनडेफिनिट होता है इसका, ठीक है। कोई भी आयोनाइज्ड गैस है वो प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। और एक और चीज़ इसमें है कि इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी इस पे असर होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं।
फिफ्थ है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो हमारा स्टेट है ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे मिलता है, एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, लाइक आप एक सॉलिड में क्या होता है कि एटम जो है वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, पर उनसे भी कम स्पेस वाले जो मैटर हो जाएंगे, ठीक है, वो मैटर जिसमें उस स्पेस से भी कम स्पेसिंग होगी पार्टिकल्स की, वो हो जाएगा हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है BC, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे जानना है तो जान सकते हैं। और प्लस ये जो स्लाइड्स में मैं शो कर रही हूँ ये आपके नोट्स हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको नोटबुक पे अपने। ये सारे NCERT के बनाए हुए हैं, ओके। अब है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर के जो इतने सारे स्टेट्स थे हमारे, वो क्या होते हैं कि स्टेट इंटरचेंज भी करते हैं, लाइक सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा, सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है, इस तरीके से। तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है। पहला सॉलिड जो हमारा बर्फ होता है, आइस होता है वो। दूसरा लिक्विड जो हम पानी पीते हैं, पानी जो है हमारा। और तीसरा है वाटर वेपर, जब पानी को बॉईल करने के बाद जो भाप बनता है वो। तीसरा फॉर्म उसका गैस का हो गया। फिर सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। जनरली जब सॉलिड को गैस में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, आप आइस को जब वाटर वेपर में चेंज करना है तो आप उसे पहले मेल्ट करोगे हीट देके, वो जब वाटर में चेंज होगा फिर वो वाटर बॉयल होगा, फिर सॉलिड में चेंज फिर गैस में चेंज होगा वो वाटर, है ना। लिक्विड से गैस में जा रहा है, सॉलिड टू लिक्विड देन लिक्विड टू गैस। पर सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे जो मैटर है हमारा वो सॉलिड फॉर्म से सीधे गैसेस फॉर्म में चले जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं कपूर, कपूर जो होते हैं आरती वारती करने में जो यूज होते हैं, कैम्फर बोलते हैं उसे, या फिर आयोडीन। और इसमें एक और तीसरा एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें घर पे आप कपूर के साथ ये ट्राई कर सकते हैं, कपूर रखे रहो बाहर, देखना वो उड़ जाता है कुछ टाइम में। फिर है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटरकन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय द फॉलोइंग 2 वेज, ठीक है। ये जो इंटरचेंज हो रहे हैं स्टेट्स, ये 2 तरीके से हो सकते हैं। पहली चीज़ या तो टेम्परेचर बदल दें, दूसरी जब प्रेशर बदल दें। तो सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर क्या है। पहली चीज़ इसमें है सॉलिड टू लिक्विड का कन्वर्जन। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कोई भी सब्सटेंस किस टेम्परेचर पे अपना स्टेट चेंज करेगा, ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस, मैटर टू मैटर वेरी करता है। कोई सब्सटेंस है जो कम हीट पे ही चेंज हो जाए, अपना स्टेट चेंज कर ले, कोई है जिसे बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होगी, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जब हम किसी भी सॉलिड को हीट देते हैं तो ये हीट उसे लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देती है। पर कैसे करती है, जब आप देखो क्या है, पार्टिकल हर वक्त मोशन में है, आप जैसे हीट देंगे तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच का, लाइक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपने जो हीट दिया ना वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए उसने यूज़ कर लिया सॉलिड ने, और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। आइस टू वाटर में यही चीज़ होता है, हमने उसे हीट दिया, वो हीट गया कहाँ। क्योंकि एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में कि जब हम सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है, हमारा आइस जब लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है तो टेम्परेचर उस वक्त वही होता है जो आइस का टेम्परेचर है, जो लिक्विड का टेम्परेचर है। तो हीट गया कहाँ, तुरंत बाद, जब सॉलिड के तुरंत बाद जो लिक्विड हमारा चेंज होता है ना उसका भी टेम्परेचर वही होगा जो सॉलिड का होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस वक्त वो हीट गई कहाँ, तो वो सारी हीट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लग जाती है। और जब ये सारी टूट जाती हैं तो जो हमारा लिक्विड आता है, नाउ अब वो लिक्विड हीट गेन करता है और अपना टेम्परेचर
बढ़ाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करता है। जो आइस से तुरंत वाटर बने होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होती है उनकी। ठीक है, ये क्वेश्चन होता भी है, बहुत जगह आएगा। तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाए उसे उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हर सॉलिड का अपना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। उसी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पहले वो पानी बनता है, फिर पानी को आप और हीट देंगे तो वो नॉर्मल पानी में मिलता है हमें। ये तो पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। अब हम जब बढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस, तो अब हम इसके आगे जो टेम्परेचर की बात करेंगे उसे हम केल्विन में यूज़ करेंगे। केल्विन टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन की वैल्यू होती है 273.16 होती है। ये जो है, तो आपका जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो केल्विन में उसकी वैल्यू होती है 273। और इसे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये अब पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, लाइक ये टेम्परेचर जब डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो वो कभी माइनस में भी जाती है। तो हमने जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट जो है केल्विन का, वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है क्योंकि 0 पे ये 273 है, फिर वो पॉजिटिव में चलते जाता है। ओके, अब ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, इसे हम फ्यूजन कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। नाउ जो भी हम हीट देते हैं सॉलिड को, ठीक, जितना हीट कोई सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए लेता है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, इसका कंडीशन क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलो सॉलिड को आप लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हीट देते हैं उससे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें कंडीशन क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, और हम 1 किलो सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं। डन। नाउ इसमें दूसरा कन्वर्जन है लिक्विड टू गैस। तो लिक्विड टू गैस में क्या होता है? फिर से वही चीज होती है कि आप जब उसे हीट देते हो लिक्विड को, तो लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आप हीट दे रहे हो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपने वो एनर्जी दिया। अब क्या होता है, हमने पढ़ा है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट होती है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है हमारी, आप शायद 10th में पढ़ेंगे इसे। तो हमने जो हीट दिया वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाता है और पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स का मोशन, मूवमेंट बढ़ने लगता है। अब इसे भी अभी के लिए इतना ही समझो, लाइक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। ठीक है, जहाँ v वेलोसिटी होती है। तो आप जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हो तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ने लगती है। ठीक है, अब पार्टिकल मोशन में तो वो और तेज हो जाएगा उनका मोशन, और उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी टूटता है, फिर वो लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग का प्रोसेस पता है हमें कि लिक्विड से गैस में जाता है तो बॉइलिंग हो जाता है। अब जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर के लिए ये बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में इसे करेंगे तो 373 केल्विन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? तो जैसे हमने अभी पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वैसे ही वेपराइजेशन है कि आप जब 1 किलो लिक्विड को गैस में चेंज करने की बात कर रहे हैं, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उस प्रेशर पे जब हम बात कर रहे हैं लिक्विड को गैस में चेंज करने की, 1 किलोग्राम लिक्विड को, तो जो हीट लगता है, जो हीट ये यूज करता है लिक्विड, उतने हीट को हम कहते हैं वो उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर
at its boiling point is known as latent heat of vaporization. ये इसका अच्छा सा डेफिनेशन है जो आप चाहें तो याद कर सकते हैं. लेमन लैंग्वेज में आपको ये बताना है कि 1 किलो लिक्विड को हमें गैस में चेंज करना है भाई, तो कितना हीट एनर्जी लगना है, वह इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है. दैट्स इट. नेक्स्ट आते हैं गैस टू लिक्विड. गैस टू लिक्विड करने के लिए क्या होगा कि आप टेम्परेचर कम कर दो किसी भी चीज़ की. ठीक है, तो टेम्परेचर कम करोगे मतलब आप उसे कूल डाउन करोगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी थे पार्टिकल्स के वो कम हो जाएंगे. काइनेटिक एनर्जी कम होंगे तो पार्टिकल धीरे धीरे मूव करने लगेगा, जो वो तेज़ी से मूव कर रहा था, और धीरे धीरे मूव करेगा, फिर वो पास आ जाएंगे, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फिर वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो गैस टू लिक्विड करना है तो हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, हो जाता है. अब ये जो प्रोसेस है गैस टू लिक्विड में चेंज करने का, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन. बचपन से हम वाटर साइकिल पढ़ते आ रहे हैं, उसमें इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है ना. ये कंडेंसेशन वही है, द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू अ लिक्विड. ठीक है, कंडेंसेशन को हम एक और चीज लिक्विफिकेशन भी कहते हैं. इतना था हमारा. क्या क्या पढ़ा हमने? सॉलिड टू लिक्विड पढ़ा, लिक्विड टू गैस पढ़ा, और फिर अगेन गैस टू लिक्विड पढ़ा. अब हम वापस लिक्विड टू सॉलिड पढ़ने वाले हैं. लिक्विड टू सॉलिड में क्या होता है कि जब आप किसी भी लिक्विड को कूल डाउन करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, सेम वही प्रोसेस जा रहा है. टेम्परेचर कम करेंगे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी. काइनेटिक एनर्जी कम होगी मतलब वो स्पीड कम कर रहे हैं अपने पार्टिकल मूवमेंट के. स्पीड कम कर रहे हैं मतलब पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे हैं. ठीक है, पास आ रहे हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फिर वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएंगे. तो अब ये जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग. ये फ्रीजिंग का प्रोसेस हो गया. ठीक, अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस अपने लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जाए, उसे हम कहते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, तो टेम्परेचर में बस इतना था. क्या क्या था? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, देन गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड. 4 चीजें हमें पढ़नी थी. नाउ आते हैं आप कि प्रेशर चेंज करके हम कैसे स्टेट चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग प्रेशर. तो इसमें एक चीज है गैस टू लिक्विड. गैस को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं? अभी हमने पढ़ा एक टेम्परेचर चेंज करके, इसमें हम प्रेशर चेंज करके भी ये काम कर सकते हैं. अब इसमें ये कैसे काम करता है कि आप जब प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर घटा दो तो आप किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हो. एग्जाम्पल उसका एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का है. ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा प्रेशर पे रखा जाता है, अंडर हाई प्रेशर, जिससे कि वो अपने सॉलिड फॉर्म में बना रहे. उसको वहाँ से निकालते वो फिर वेपराइज होने लगता है, बहुत तेजी से वेपराइज होता है. उसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं. तो ये तो चीज़ थी जो वो हमने बता दिया. गैस टू लिक्विड प्रेशर बढ़ा के कर सकते हैं, और गैस टू सॉलिड भी कर सकते हैं प्रेशर बढ़ा के. पर एक चीज़ है, आप जैसे ही प्रेशर कम करेंगे, ठीक है, प्रेशर जैसे ही कम करेंगे तो सॉलिड भी डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है. इसका वही ड्राई आइस ही है उसका भी एग्जाम्पल, कि आपने बहुत हाई प्रेशर पे रखा हुआ है ड्राई आइस को, आप जैसे निकालोगे वो तुरंत वेपर बनना शुरू हो जाता है, वो फिर से गैसियस CO2 में कन्वर्ट होने लगता है. नाउ इस पूरे चैप्टर का सबसे इजी पार्ट, दैट इज इवापोरेशन. इवापोरेशन हमें पता है कि हम जब लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाते हैं, गैसियस स्टेट में जाते हैं, तो वो हमारा प्रोसेस होता है इवापोरेशन का. ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन और वेपोराइजेशन. ठीक है, बस टेम्परेचर जो है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, क्योंकि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट पे फिर वो कन्वर्जन हो रहा है तो वो इवापोरेशन नहीं हो गया ना, वो तो उसका प्रोसेस बॉइलिंग प्रोसेस हो गया वो. ठीक, इवापोरेशन का प्रोसेस करना है तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए टेम्परेचर, तभी उसे हम इवापोरेशन कंसीडर करेंगे. नहीं तो बॉयल करके करेंगे तो फिर तो वो
हमारा बॉइलिंग का पूरा प्रोसेस हो गया। तो अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो पहली चीज़ है सरफेस एरिया। घर का एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए कहीं पानी गिर गया हमसे, ठीक है, तो अब वो मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है उस पानी को सुखाने के लिए, तो उसे आप बस हाथ से उसे फैला दीजिए, तो वो जल्दी इवापोरेट हो जाता है, वो पानी जल्दी उड़ जाता है वहां से। वहीं अगर उस पानी को ऐसे ही छोड़ देंगे तो बहुत टाइम लगाता है, फिर वो बहेगा और फिर सूखेगा। अगर वहीं पे आपने एक बार हाथ फेर दिया तो वो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि वहां हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। वो जो वाटर था उसका हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो था वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि हम जब कपड़े सुखाते हैं तो गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। वही अगर ठंडी में सुखाए तो ठंडी में टाइम लग जाता है। फिर है थर्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का एग्जांपल है कि आप बरसात में कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं ना, कहीं पानी गिर गया तो बहुत टाइम लगाता है वो सूखने में, क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है उस वक्त, तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इवापोरेट नहीं हो पाता। हवा क्या करती है, अगर इवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें हवा क्या कर रही है कि अपने पार्टिकल के बीच कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स के पार्टिकल भी रख रही है ना। अब ह्यूमिडिटी ऑलरेडी अगर ज़्यादा है, नमी पहले से बहुत ज़्यादा है हवा में, तो अब वो एक्स्ट्रा जो वाटर ड्रॉपलेट मिलेंगे उसे इवापोरेशन से, उसे कहाँ रखेगी, तो इस वजह से इवापोरेशन ही नहीं होता, ठीक है। तो इवापोरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे। फोर्थ है विंड स्पीड। आपको जल्दी कोई कपड़े सुखाने हैं, आप उसे पंखे में डाल दो, तो हवा की स्पीड से वो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। ये चार चीजें हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने पे इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी पे घटेगा ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे, और विंड स्पीड बढ़ाने पे इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा, ठीक है। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये बताना था। कूलिंग कि जब इवापोरेशन होता है तो वो ठंड करता है, अपने आसपास की जगह, अपने सराउंडिंग को ठंडा करता है। मान लीजिए आप अपने हाथ पे एसीटोन डाल लीजिए, ठीक है। एसीटोन क्या, जैसे नेल रिमूवर घर पे अगर हो, थिनर या फिर एसीटोन हो, उसे अपने हाथ पे डालिए, वो बहुत तेजी से इवापोरेट होता है, ठीक है। वो हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल मतलब उड़ने वाले, तो वो बहुत तेजी से इवापोरेट होता है, तो आपके हाथ पे ठंडा ठंडा सा फील होगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इवापोरेशन हो रहा है, तो वो एसीटोन हीट लेगा, हीट लेके वो इवापोरेट होगा, ठीक है। अब वो हीट जो है वो आपकी बॉडी से ही लेता है। जैसे कपड़े आप डाल दो तो इवापोरेशन होता है, उस वक्त क्या हो रहा है कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट ले रहा है इवापोरेट होने के लिए वो कपड़ा। वैसे अगर हाथ पे आपने पानी रखा है या फिर एसीटोन रखा है तो आपके हाथ पे वो फील होगा ठंडा ठंडा, क्योंकि सराउंडिंग से तो वो हीट ले रहा है, पर वो हाथ से भी ले रहा है। जिस सरफेस पे पानी है उस सरफेस से भी वो हीट ले रहा है, तो इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, देखो यहाँ लिखा है, आप इसे नोट डाउन कर लेना। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसकी जरूरत होती है लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए, फ्रॉम द सराउंडिंग टू गेट कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट, ठीक है। वो अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट लेता है कोई भी लिक्विड जो है, और गैस में चेंज हो जाता है, तो इसकी वजह से सराउंडिंग कूल ठंडा हो जाता है। जैसे आप ठंडे के दिनों में ना रूम के अंदर कपड़े डाल दो तो रूम और ठंडा हो जाता है, क्योंकि रूम के अंदर का जो भी हीट है थोड़ा बहुत, उससे भी वो कपड़ा खुद को सुखाने में, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है उस हीट को, तो रूम और ठंडा हो जाता है। या फिर इसका एप्लीकेशन एक है कि हम गर्मी के दिन में घड़े का पानी पीते हैं, तब अब तो फ्रिज है, पर काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है फ्रिज के पानी से, मुझे खुद है। तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास एक ही चॉइस होती है, घड़े का पानी पीना, उसमें पानी ठंडा रहता है। तो गर्मी के दिनों में आप घड़े का पानी जब यूज़ करते हैं तो घड़े को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, छेद होता है, तो उसमें जब आप पानी रखोगे ना तो थोड़ा थोड़ा पानी उस पोर्स के थ्रू बाहर की तरफ आता है, और वो अपने सराउंडिंग से
हीट लेता है, उसका सराउंडिंग क्या है कि वो सराउंडिंग बाहर का भी होगा प्लस पानी के अंदर का भी होगा। पानी का जो टेम्परेचर है वो पानी से भी हीट निकाल रहा है इवापोरेट होने के लिए, इसीलिए उसे पोरस बनाते हैं कि पानी जो होगा बाहर लेयर आएगा उसका, और वो इवापोरेट होने की टेंडेंसी होगी उसकी, तो वो पानी के अंदर से हीट लेगा और इवापोरेट होगा तो पानी अपने आप ठंडा हो जाता है। ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल था जो हम सब यूज करते हैं, और ये आपके एग्जाम्स में भी आते हैं ये चीज, एनसीईआरटी में भी शायद क्वेश्चन है इसके। फिर एनसीईआरटी में ये 2 क्वेश्चन है और उसके एक्सप्लेनेशन थे कि व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, गर्मी के दिन में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं और कोई सिंथेटिक क्यों नहीं पहनते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो पसीना होता है उसे सोखते हैं, ठीक है। बॉडी से जो भी स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन में, तो वो उसे बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं कॉटन के कपड़े, और फिर वो अपने सराउंडिंग से हीट लेके वो इवापोरेट होते हैं जो स्वेटिंग है, और इवापोरेट होता है तो क्या होता है, आपको ठंडा ठंडा फील होता है क्योंकि वो इवापोरेट बाहर से भी हो रहा है प्लस आपकी बॉडी से भी हीट ले रहा है, तो आप रिलैक्स रहते हैं गर्मियों में, बहुत ज़्यादा गर्मियों में। दूसरी चीज़ है कि आपने फ्रिज का पानी निकाला, ठीक है, आइस कोल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा, और उसे आपने ग्लास में रख दिया, तो आप देखोगे कि ग्लास के बाहर से भाप सा बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो वो क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है कि बाहर के सराउंडिंग में एयर के साथ वाटर वेपर्स भी हैं, है ना। अब वाटर वेपर्स जैसे ही ग्लास के टच में आते हैं तो ग्लास का टेम्परेचर बहुत कम है, तो वो वाटर वेपर जो है वो क्या करता है, अपना टेम्परेचर लूज करता है उसके कांटेक्ट में आते ग्लास के, और टेम्परेचर लूज करते गैस क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आने लगता है, तो वही वहाँ पे लिक्विड हमें दिखते हैं उतने सारे, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म, है ना, या फिर गैस इनटू लिक्विड फॉर्म। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, ये नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा कि कोल्ड वाटर इनसाइड द ग्लास ट्राइज टू कूल डाउन द वाटर वेपर इन द एयर, ठीक, विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ ग्लास, ग्लास के चारों तरफ जब कॉन्टैक्ट में आए, और फिर जो टेम्परेचर उसका ठंडा होता है और वाटर वेपर जो है ऊपर, ठीक है, वो क्या करता है, उसके कांटेक्ट में आते हैं अपने टेम्परेचर लूज करने लगता है, फिर हो रहा है कि हीट ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो कर रहा है, तो जो वाटर वेपर है वो अपना टेम्परेचर वहाँ पे उसके टच में आते हैं, अपना टेम्परेचर लूज करने लगता है, ठीक है, और टेम्परेचर जैसे ही लोअर डाउन होता है तो वो वाटर वेपर वापस से अपने वाटर फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ थी। नाउ एक डिफरेंस है इवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। तो इवापोरेशन में आप क्या देख रहे हैं कि इवापोरेशन एक लेयर बाय लेयर प्रोसेस है, सबसे ऊपर का पोर्शन पहले वाटर का सबसे ऊपर का लेयर जो है वो इवापोरेट होगा, फिर उसके नीचे का इवापोरेट होगा, फिर उसके नीचे इवापोरेट होगा। पर बॉइलिंग जो है वो बल्क फेनोमेना है, बॉइलिंग जब होती है लिक्विड की तो वो ऑल ओवर द लिक्विड पूरे में होती है एक साथ, ठीक है, वो बॉइलिंग सारे पार्टिकल उस वक्त मोशन में होते हैं। ये किसका डिफरेंस है, ठीक है, इसे याद रखना है, और तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखो ये एग्जांपल जो मैं अभी बता रही थी कि ये लेयर बाय लेयर इवापोरेशन होता है, और बॉइलिंग में ये ओवरऑल पूरा बॉइलिंग होता है, ठीक। यहाँ के वाटर ड्रॉपलेट भी बॉईल करेंगे, यहाँ नीचे वाले भी बॉईल करेंगे, और इस जगह वाले भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ऊपर वाले कर रहे हैं नीचे वाले नहीं कर रहे, आपको सिर्फ ऊपर वाला बॉईल होता हुआ दिखता है पर वो नीचे वाले भी बॉईल होते रहते हैं साथ में, ठीक है। ये बल्क फेनोमेना हुआ और ये सरफेस फेनोमेना हुआ, ठीक है, ये हुआ आपका सरफेस फेनोमेना, और दूसरा ये जो है बॉइलिंग जो है वो बल्क फेनोमेना हुआ। ये मैंने बता दिया, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है, ये कुछ एक्स्ट्रा नोट्स थे। फिर केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन, ठीक है, हेंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस। ये भी मैंने बताया कि केल्विन जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, 273 डिग्री होता है केल्विन
टेम्परेचर जब हम 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन बोलते हैं, है ना। अब क्या होता है कि कभी कभी टेम्परेचर 0 से नीचे जाने लगता है, -4 -5 डिग्री सेल्सियस केल्विन में, वो चीज़ तब भी पॉजिटिव ही हम कंसिडर करेंगे। तो पॉजिटिव होने की वजह से ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम। फिर एटमॉस्फेयर जो है ATM, ये एक यूनिट है, ठीक है, प्रेशर मेजरिंग का यूनिट है। और पर प्रेशर मेजरिंग का जो ऐसा यूनिट है वो पास्कल होता है। अब इस चैप्टर में हमने जितनी कंडीशन की बात की है वो सारे हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात की है, कंडीशन वही थी। नाउ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशर कितना होता है? प्रेशर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। ओके, ये होता है। नाउ द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एयर का जो अपना प्रेशर है उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm होता है, और इसी को हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह लेते हैं। तो हमने जहाँ पे बात की थी यहाँ पूरे चैप्टर में जो प्रेशर के बारे में 1 atm, तो वो पास्कल में इसके इक्वल है 1.01 × 10⁵ पास्कल। डन, इतना था इस चैप्टर में। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अगर ये चैप्टर पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर डालूंगी, तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी होना चाहिए, आपको पता रहे कि मैंने डाला है। और बेल आइकन दबा देना जिससे कि आप नोटिफाइड रहें। मैं जब नए वीडियोस डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, इतना था अभी के लिए। ओके, बाय।